नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान लेकर के आई है 30 कदम 2.0 और इस सीरीज़ में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे आज लेकर के आया हूं आपके लिए हमारा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स के इस सब्जेक्ट में हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक 1 नंबर सिस्टम उस पर आधारित 30 क्वेश्चन देख लिए थे और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स टॉपिक का सेकेंड चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर में मैंने क्वेश्चन का स्तर बहुत ही साधारण सा रखा है और इसके स्तर को साधारण रखने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में सीसेट का जो पेपर रहा है वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक नॉर्मल सा पेपर रहा है। लेवल मॉडरेट भी नहीं है, इजी सा ही रहा है। और उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज में इस वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन लाए हैं उसका स्तर पीएससी के स्तर का ही रखा है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण लगे, बट मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये था कि आपको पीएससी के लेवल का एक्सपीरियंस देना। और अगर देखा जाए तो पीएससी हाल फिलहाल समय में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही साधारण रखा है, तो उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर कह रहा है कि यदि A/B 5/4 है, B/C 5/4 है, तो A/B/C इसका वैल्यू क्या होगा। देखा जाए तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको दो रेशियोज को मर्ज करना होता है। दो रेशियो कैसे, हमको दिया हुआ है A/B और दूसरा रेशियो दिया है B/C और मर्ज करने के बाद इसकी वैल्यू पता करने को कह रहा है A/B/C। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें हम रेशियो मर्ज करना सीखेंगे। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, A/B और B/C इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो रेशियो का वैल्यू हमको दिया हुआ है A/B उस वैल्यू को लिखेंगे विच विल बी इक्वल टू 5/4। और अब दूसरा रेशियो लिखेंगे, लेकिन जब दूसरा रेशियो लिखेंगे तो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो 5/4 हमको दिया हुआ है, तो यहां से उठा करके 5/4 हो जाएगा। और अब A/B/C की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, जिसके बाजू में जहां पर आपको जगह मिले वहां पर उस नंबर को लिख दीजिए। जैसे कि 4 के बाजू में अगर देखा जाए तो यहां पर जगह खाली है, तो यहां पर हम नंबर 4 ही लिखेंगे। 5 के पहले जगह खाली है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिसके बाजू में जो जगह खाली है वहां पर वो नंबर लिखना है। जैसे कि 4 के बगल में जगह खाली था तो वहां पर 4 लिखेंगे, 5 के पहले जगह खाली है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 5 ज़ा 25 रेशियो 5 4 ज़ा 20 रेशियो 4 4 ज़ा 16। तो ये लास्ट में जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ है दिस इज A/B/C, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25 20 16। तो 25 20 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम रेशियो को मर्ज करते हैं कि जहां पर भी जिसके बाजू में जगह खाली है उस नंबर को हमें रिपीट करना है। यहाँ पर 4 का जगह खाली था और यहाँ पर जगह खाली था, तो यहाँ पर हमने उसके बगल में 5 था तो 5 लिख दिया और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके हमने फाइनल रेशियो A/B/C निकाल लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X/Y 2/3 है, Y/Z 4/5 है, Z/W 6/7 है, तो X/Z/W पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, X/Z/W और दिया क्या क्या है, XY YZ और ZW दिया है और पूछा है XZW। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है ना उसको मर्ज करते हैं। कहने का मतलब X/Y/Z/W कैलकुलेट कर लेते हैं। X/Y हमें दिया हुआ है कि X/Y है 2/3, Y/Z दिया है हमें एक लाइन छोड़ करके 4/5 और फिर Z/W फिर से एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर 6/7 आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के लिए मैंने बताया जिसके बाजू में जो जगह खाली मिले वहां पर वो नंबर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर से 3 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ पर 3 लिख दे। 5 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ पर 5 लिख दे और 4 के पहले जगह खाली है तो यहाँ पर 4 लिख दे। फिर से 6 के पहले जगह खाली है तो 6, फिर से 6 के पहले जगह खाली है तो 6। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 6 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 48
रेशियो 3 4 ज़ा 12 6 ज़ा 72, रेशियो 3 5 ज़ा 15 6 ज़ा 90, रेशियो 3 5 ज़ा 15 इंटू 7 105। और अगर ये कैंसल आउट होता है तो आप इसको काट भी सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो ये 3 से जा सकता है, तो ये 3 एक बार में और 3 बार में, ये 3 2 बार में और 4 बार में, ये 3 30 बार में और ये 3 35 बार में। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, 13 रेशियो 24 रेशियो 35, 13 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35 ये हमें मिला। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर में ये कह रहा है x रेशियो z रेशियो w का वैल्यू निकालने के लिए। और x रेशियो z रेशियो w में देखिएगा x का वैल्यू कितना आया है 13, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13। फिर z का वैल्यू कितना आया है 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30। और फिर w का वैल्यू कितना आ रहा है, तो w का वैल्यू आ रहा है कितना 35। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 13 रेशियो 30 रेशियो 35। देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिल तो नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 13 होना चाहिए था, तो 13 रेशियो 30 रेशियो 35 ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर रेशियो को मिक्स करना सीखा, और फिर मिक्स करने के बाद, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये 3 से काटने पर ये 13 नहीं होगा, सॉरी ये 16 होगा। ये ऑप्शन हमारा सही था, ये सही हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसल आउट करने में एक दिक्कत हो गया था, एक तकलीफ हो गई थी, तो इसको करेक्ट कर लेंगे भाई। ये 16 ही रहेगा ना, 16 रेशियो, और यहाँ से भी x की वैल्यू जब रखेंगे तो x की वैल्यू एक्चुअली में 16 होगी। तो इस तरीके से फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ 3/5p equals to 7/2q equals to 7/5r, then what is p ratio q ratio r equal to? कह रहा है कि 3/5 p बराबर 7/2 q बराबर 7/5 r है। तो हमें बताना है कि p रेशियो q रेशियो आर क्या होगा। देखो, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से हम दोनों तरीका देख लेते हैं। एक तो मर्ज करने वाला तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, इन दोनों को पहले ले लें, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं पी रेशियो क्यू निकाल सकता हूँ। क्यू को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, बाकी को वहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो 5 सत्ते 35 रेशियो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। इसी तरीके से अब इन दोनों आइडेंटिटी को लेने पर क्या हो जाएगा, क्यू रेशियो आर निकाल सकते हैं हम, और क्यू रेशियो आर क्या आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर हो जाएगा 7 पंचे 35, ऐसा आ जाएगा। और फिर हम इसको मर्ज करके निकाल सकते हैं कि 35 रेशियो 6 और फिर 14 रेशियो 35, जिसके बाजू में जो जगह मिले वो नंबर लिख दीजिए। 14 के बाजू में 14 लिख लेते हैं, और फिर इसे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन देखिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको दिखेगा कि चीज़ें कैंसल आउट होंगी। 6 × 35, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7 2 बार में, 7 2 बार में, और ये 7 5 बार में। तो इस तरीके से और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 खत्म, यहाँ पर भी 2 खत्म, और यहाँ पर 2 3 बार में खत्म। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना, 35, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 15। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 35 रेशियो 6 रेशियो 15। तो इस तरीके से हमने मर्ज करके जो है वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, जहां पर हमारे पास गिवन कंडीशन क्या था, 35p इक्वल्स टू 7/2q इक्वल्स टू 7/5r। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या कर सकते हैं कि देखिएगा, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3/5p इक्वल्स टू 7/2q इक्वल्स टू 7/5r। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक। और इसमें अब क्या करना है हमको, p रेशियो q रेशियो r निकालना था।
तो आप क्या करें, जब P निकालना है तो P की वैल्यू जब हमको निकालनी है तो ये P वाला टर्म को पकड़िए, ठीक है। इस टर्म को पकड़ने के बाद आप क्या करिए, बाकी दोनों जो Q और R आपके वेरिएबल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 7 7 ज़ा 49 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 7/2 और 7/5 को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2 इंटू 7/5, ये वैल्यू बन जाएगा P का। जब Q के लिए लिखना है वैल्यू तो इसको छुपा दे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। कहने का मतलब है 3/5 इंटू 7/5 मल्टीप्लाई कर दें। और जब R के लिए वैल्यू लिखना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 इंटू 7/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखिए जो जो चीज़ें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं उसको कैंसिल करेंगे। जैसे 7 सभी में है तो ये 7, ये 7 और ये 7 खत्म हो गया। पुनः अगर आप देखें नीचे डिनोमिनेटर में तो 5 5 और ये 5 भी खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सभी यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास, 7/2 रेशियो 3/5 रेशियो हमारे पास आ रहा है 3/2। अब देखिए 2 5 और 2 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है उसको हटाना है भाई, क्योंकि कभी भी हम रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन में नहीं बताते। तो रेशियो को अगर फ्रैक्शन से हटाना है तो क्या करें, 2 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 और 20 को पकड़ के सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब 7/2 इंटू 20, 3/5 इंटू 20 और 3/2 इंटू 20 कर दीजिएगा। तो ये एक बार में, ये कितने बार में, 10 बार में, ये एक बार में और ये कितने बार में, 4 बार में, ये एक बार में और ये कितने बार में, 10 बार में। पुनः अगर देखा जाए तो ये 2 5 बार में, ये 2 2 बार में और ये 2 5 बार में। और यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा 5 इंटू 7 दैट इज 35। फिर से यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर बच रहा है 3 5 ज़ा 15। तो फिर से हमें सेम आंसर मिला 35/6/15 का, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब P के लिए वैल्यू लिखना था हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, Q के लिए वैल्यू लिखना था हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, और जब R के लिए वैल्यू लिखना था हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, और फिर सिंप्लीफाई करने पर हमें रेशियो मिला 35/6/15। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे क्या है, 6a इक्वल्स 7b इक्वल्स 8c है। तो a रेशियो b रेशियो c के लिए a को छुपाइए, 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56। फिर से b को छुपाएंगे, 8 6 ज़ा 48 और c के लिए c को छुपा दीजिए तो 6 7 ज़ा 42, ये वैल्यू हमारे पास आएगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट 2 से कर दीजिए, तो 2 28 बार में, 2 24 बार में और 2 21 बार में। तो हमारा रेशियो आएगा 28 रेशियो 24 रेशियो 21। तो ऑप्शन है हमारा 28 24 21, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसानी से इस मेथड को यूज करके आप रेशियोज निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 उसी पैटर्न पर आधारित है। अब लेकिन एक चीज देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है कि m/5 है इक्वल्स टू n/6 है इक्वल्स टू p/7 है, और निकालना क्या है, m रेशियो n रेशियो p निकालना है। मैं इसका आंसर विद इन सेकेंड्स दे सकता हूं कि m रेशियो n रेशियो p क्या होगा। तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 7, यानी कि यहां पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगा वही आपका इनका रेशियो बनेगा m n और p का। ठीक, लेकिन ये बात हुआ कैसे भाई, कैसे हम कह सकते हैं। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये m रेशियो n में निकाल सकता हूं, n को यहां ले लिया, ये निकल करके आएगा 5 रेशियो 6, और सेम चीज में n रेशियो p निकाल सकता हूं, जो निकल करके आएगा कितना, n रेशियो p मेरा 6 रेशियो 7। अब एक काम बचा है मर्ज करने का, मर्ज कर देते हैं m रेशियो n रेशियो p। तो ये m रेशियो n निकाला 5/6 और n रेशियो p निकाला 6/7।
तो आइए इसको हम क्या करें, सॉल्व करें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 6 ये हो जाएगा 30, ये 6 6 हो जाएगा 36 और 6 7 हो जाएगा 42 और 6 से कैंसल आउट करने पर 6 5 बार में, 6 6 बार में और 6 7 बार में। तो आपको दिखेगा कि फिर से हमारा रेशियो आ गया 5:6:7, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो ये m/5 था, n/6 था, p/7 था। कहने का मतलब है यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो m के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, n के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है n/1/6 और p के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है तो 1/7। और जब भी इस प्रकार से न्यूमरेटर में अगर 1 बन रहा है तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगा वही आपका रेशियो बनेगा, 5:6:7 बनेगा। उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है 4/p इक्वल्स टू 3/q इक्वल्स टू 2/r। अब देखिए रेशियो को ऐसा इस प्रकार से इस फॉर्म में जब आपको रेशियो दिया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि रेशियो के केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इनवर्स रेशियो निकाल सकते हैं। इसका अगर मैं इनवर्स रेशियो लिखूं तो ये हो जाएगा p/4 इक्वल्स टू q/3 इक्वल्स टू r/2। और जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहां से p रेशियो q रेशियो r हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में होगा वही आपका वैल्यू होगा 4:3:2 होगा। और लेकिन हमसे क्या ये पूछा है क्वेश्चन में p रेशियो q रेशियो r पूछा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या पूछ रहा है कि p प्लस क्यू बताओ, p प्लस क्यू का भी क्या बताओ, स्क्वायर बताओ। तो आइए p प्लस क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, p का वैल्यू मैं ले लूंगा 4, q का वैल्यू मैं ले लूंगा 3 और 4 और 3 हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 49। इसी तरीके से अगला टर्म है हमारा q प्लस आर, तो q प्लस आर निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे तो q प्लस आर, q की वैल्यू मैं ले रहा हूं 3, r की वैल्यू मैं लूंगा 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसी तरीके से r प्लस p का स्क्वायर पूछ रहा है, तो r प्लस p इसका स्क्वायर करेंगे। r की वैल्यू है कितनी, r की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है 4, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। और इस तरीके से अब हमें p प्लस क्यू होल स्क्वायर, q प्लस r का होल स्क्वायर और r प्लस p का होल स्क्वायर मिल गया, विच इज इक्वल्स टू 49 रेशियो 25 रेशियो 36। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो 49 रेशियो 25 रेशियो 36, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। 5,783 रुपए को अमन, बालन और चिंतन के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके क्रमशः 28 रुपए, 37 रुपए और 18 रुपए काट लिए जाएं तो उनके पास 4:6:9 का अनुपात बचता है। अमन का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं अमन के हिस्से को हम ए मान लेते हैं, बालन के हिस्से को हम बी मान लेते हैं और चिंतन के हिस्से को हम सी मान लेते हैं। तो कह रहा है कि अमन प्लस बालन प्लस चिंतन बराबर कितना रुपए बट रहा है उन लोगों के बीच में, 5,783 रुपए बट रहा है। लेकिन एक बात और कह रहा है कि यदि उनके क्रमशः 28 रुपए, 37 रुपए और 18 रुपए काट लिए जाए, यानी कि जो अमन का हिस्सा है ए, अमन का जो हिस्सा है ए उसमें से 28 काटो, बालन का जो हिस्सा है उसमें से 37 काट दो और जो आपका चिंतन है, चिंतन के हिस्से से अगर हम कितना काट लें, 18 काट लें, इस प्रकार कह रहा है, तो उनके पास 4:6 का बचत का अनुपात बचता है। तो उनके पास ये जो बचा है उसका अनुपात हमको दिया हुआ है 4:6:9 दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई यहां से कि अमन का जो हिस्सा है, अमन के हिस्से से 28 कम करो,
बालन के हिस्से से 37 कम करो और चिंतन के हिस्से से 18 कम करो, तो उनके हिस्से का अनुपात हो जाएगा 4:6:9। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि अमन -28 बराबर 4x, ये लिख सकता हूं। यहां से मैं लिख सकता हूं बालन -37 इक्वल्स टू 6x, और यहां से चिंतन के लिए लिख सकता हूं कि चिंतन बराबर ये हो जाएगा चिंतन -18 बराबर हो जाएगा 9x के। और यहां से फिर हम फर्दर क्या कर सकते हैं कि अमन बराबर 4x प्लस 28, बालन बराबर 6x प्लस 37 और चिंतन बराबर 9x प्लस 18, ऐसा हो जाएगा। और इन वैल्यूज को जो हमने निकाला है उसको अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो रखने पर क्या मिलेगा 4x प्लस 28 प्लस 6x प्लस 37 प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 5783 है वैल्यू, ये हो जाएगा। अब यहां से 6 10 10 और 9 19x हो जाएगा, प्लस 28 और 37 65 और 18 जोड़ने पर 83 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 83 और ये बराबर हो जाएगा 5783 के। फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 19x इक्वल टू 5783 माइनस 83 करने पर 19x इक्वल्स टू आ जाएगा 5700 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 300 रुपए। तो जैसे ही आपको 300 रुपए x की वैल्यू आ जाएगी तो आप अमन का हिस्सा, बालन का हिस्सा और चिंतन का हिस्सा भी निकाल सकते हैं, जिसमें से हमें पूछा है अमन का हिस्सा। तो अमन के हिस्से को हमने a से रिप्रेजेंट किया है तो a निकालना है, और हम यहां से देख सकते हैं कि a बराबर 4x, 4x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला वो कितना है 300, और यहां पर आ जाएगा 28। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 1200 प्लस 28, ये हो जाएगा 1228 रुपए। तो अमन का हिस्सा आएगा हमारे पास 1228 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। कह रहा है कि p प्लस क्यू p माइनस क्यू क्या होगा यदि p बाय क्यू 7/2 है। देखिए p बाय क्यू इक्वल्स टू 7/2 दिया है और पूछ रहा है कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू क्या होगा। देखिए p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू पूछता ये बताते, चाहे हमसे ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब अपॉन p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, चाहे ये पूछता, चाहे कोई और फॉर्म में पूछता कि भाई p स्क्वायर माइनस क्यू p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर, अगर ऐसा भी पूछता ना, इन सभी केसेस में हमको कुल मिला के एक ही काम करना है, विच इज p की वैल्यू को और q की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहां पर इस वक्त हमें ये पूछा है ना, तो p के जगह 7 और q के जगह 2 रख दीजिए। p के जगह 7 रखने पर ये हो जाएगा 7 और q के जगह 2 रखने पर यहां पर 2, p के जगह 7 और q के जगह 2 बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 2 हो जाएगा 9, 7 में से 2 गया बचेगा 5, हमारा आंसर होगा 9:5 का। चाहे अगर ये कहता तो p के जगह 7 q के जगह 2 रखिए, चाहे किस भी फॉर्म में। देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि पूछा चाहे ये जाए, पूछा चाहे ये जाए या फिर ये पूछा जाए, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये रेशियो मिल गया, अगर हमें p बाय क्यू का रेशियो मिल गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लेते हैं। 3650 रुपए को 4 इंजीनियरों, 3 MBA और 5 CA के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3 CA को 2 MBA के बराबर और 3 इंजीनियरों को 2 CA के बराबर मिलता है। एक MBA का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास हैं टोटल कितने, 4 इंजीनियर, 3 MBA और 5 CA, और इनके बीच में क्या किया जा रहा है, पैसों को बांटा जा रहा है। तो पैसे को कैसे बांटा जा रहा है कि पैसे जो हैं आपके टोटल रुपए हैं कितने 3650, और इसमें आप 4 इंजीनियरों के लिए ई वर्ड यूज किया है, 3 MBA,
3m यूज किया है और 5 सी ए के लिए सी वर्ड यूज किया है। इस तरीके से आपने पैसे जो है आपस में इनके बीच में बांटे हैं। लेकिन देखा जाए तो आगे 2-3 बातें और बता रहा है कि 3 सीए को 2 एमबीए के बराबर, 3 सीए को 2 एमबीए के बराबर, ये 3 सीए को 2 एमबीए के बराबर पैसा बांटा जा रहा है। साथ में कह रहा है 3 इंजीनियरों को 2 सीए के बराबर पैसा बांटा जा रहा है, 2 सीए के बराबर पैसा बांटा जा रहा है। तो आइए हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम ध्यान दें तो मैं यहां से m रेशियो c निकाल सकता हूं, m रेशियो c यहां से निकाल सकता हूं, जो निकल करके आएगा मेरे पास 3/2 के रूप में, या फिर 3:2 के रूप में लिख सकते हैं इसे, 3:2, m रेशियो c 3:2। और यहीं पर मैं c रेशियो e भी निकाल सकता हूं। c रेशियो e कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3:2। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां से अब मैं m रेशियो c रेशियो e निकाल सकता हूं, जो कि निकल करके आएगा m रेशियो c 3:2, c रेशियो e 3:2। और यहां से मेरे पास अब देखो जगह खाली है तो 2 लिख दो, यहां जगह खाली है तो 3 लिख दो, यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 4। तो 9:6:4 में पैसा बटा है m c और e में अगर देखा जाए तो 9, 6 और 4, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक एमबीए को 9 हिस्सा मिला, एक सीए को 6 हिस्सा मिला और एक इंजीनियर को 4 हिस्सा मिला। देखो एक एमबीए को 9 हिस्सा मिल रहा है, आपके पास 3 एमबीए हैं, तो 9 तिया हो जाएगा 27x, प्लस सीए के लिए देखिए कितने सीए हैं, 5 सीए हैं, एक सीए को 6 हिस्सा मिलेगा तो 5 सीए को 30 हिस्से मिलेंगे 30x। एक इंजीनियर को 4 हिस्सा मिलेगा और आपके पास 4 इंजीनियर हैं तो 4 चौक 16x आएगा। और इनको टोटल कितना रुपए बांटा जा रहा है, तो 3650 रुपए बांटा जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 57 और यहां से हो जाएगा कितना 73x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3650 और यहां से कैंसल आउट करने पर ये 1 बार में, ये 5 बार में और 0 बार में, तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी 50। और एक बार अगर आपके पास x का वैल्यू आ गया तो अब देखो निकालना क्या है, एक MBA का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक MBA का हिस्सा तो 9 है तो 9x निकाल लीजिए, तो 9x हो जाएगा हमारा 9 × 50 दैट इज 450। तो MBA को कितना, एक MBA को कितना हिस्सा मिल रहा है 450 रुपए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जहां पर हमें क्या कह रहा था कि 4 इंजीनियर 3 MBA 5 CA टोटल रुपए इतने मिल रहे हैं। साथ ही साथ CA को MBA के रूप में दिया हुआ है और इंजीनियर को भी CA के रूप में दिया हुआ है। यहां से हमने इसको मर्ज करके ये पता लगाया कि एक MBA को कितना हिस्सा मिल रहा है 9, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA को कितना मिल रहा है 6 हिस्सा और एक इंजीनियर को कितना हिस्सा मिल रहा है 4 हिस्सा। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर हमें बहुत ही इजीली पता चल गया कि एक MBA का हिस्सा कितना होगा 450 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क in a 30 liter mixture is 7:3. Find the quantity of water to be added to the mixture in order to make this ratio 6:1. कह रहा है कि 30 लीटर का मिश्रण है, देखिएगा ये 30 लीटर का मिश्रण है, टोटल कितना है 30 लीटर है, और 30 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, ध्यान देना दूध और पानी नहीं बोला, पानी और दूध, पानी और दूध का मतलब है वाटर एंड मिल्क, इसका अनुपात दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। इस अनुपात को 6:1 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी बढ़ाना है भाई, आपको क्या करना है, आपको वाटर को इंक्रीज करना है। कितना बढ़ाया जाए, मान लेते हैं x लीटर बढ़ाया जाए, x लीटर बढ़ाया जाए ताकि वाटर और मिल्क अब किस रेशियो में हो जाएं 6:1 में हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा पहले आपको ये चीज बता दी गई है कि वाटर और मिल्क टोटल कितने हैं 30 लीटर, इस 30 लीटर में 7 हिस्सा है पानी, 3 हिस्सा है मिल्क, टोटल देखा जाए तो 10 हिस्से हो रहे हैं। 10 हिस्सा बराबर है किसके 30 लीटर के, 10 यूनिट बराबर है किसके 30 लीटर के। मैं पता लगा सकता हूं कि 1 लीटर हो जाएगा मेरा
एक यूनिट हो जाएगा मेरा 3 लीटर, तो 7 यूनिट हो जाएगा 21 लीटर, और 9 यूनिट और 3 यूनिट हो जाएगा मेरा 9 लीटर। तो कितना दूध और कितना पानी? तो 21 लीटर पानी और 9 लीटर दूध है। अब देखो 21 लीटर पानी ऑलरेडी है, इसमें कुछ लीटर और बढ़ाना है। तो देखो 21 लीटर पानी में कुछ लीटर और बढ़ाना है, मान लिया x लीटर बढ़ाना है। और देखो यहां प्रश्न में मिल्क बढ़ाने की तो बात नहीं की गई है, तो ये हो गया वाटर, और यहां लिख दिया मिल्क, तो वाटर अपॉन मिल्क। और बढ़ाने के पश्चात वाटर अपॉन मिल्क का रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 6:1 होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 प्लस x बराबर 9 6 54। सॉल्व करने पर x का मात्रा आ जाएगा कितना? 33 लीटर। तो हमको कितना पानी बढ़ाना पड़ेगा? 33 लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखा जाए तो देखो पहले 30 लीटर था, है ना, 33 लीटर पानी और बढ़ गया ना, तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल हो जाएगा 63 लीटर। और उस 63 लीटर में अब आपका पानी कितना रहा? तो आपके पास पानी है कितना? 54 लीटर। और दूध को तो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं हमने, तो ये 9 लीटर ही रहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मात्र पानी को बढ़ाने की बात किया था, इसीलिए पानी को बस बढ़ाया है। आगे ऐसा हो सकता था कि वो आपसे मिल्क बढ़ाने की बात करता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों को बराबर मात्रा में बढ़ाने को भी कह सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 60 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में अनुपात 7:3 है। नया अनुपात 3:2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? देखिएगा फिर से, ये आपका पहला मिश्रण, इसमें 60 लीटर है। ठीक है, टोटल कितना है? 60 लीटर। उसमें अल्कोहल और पानी है, अल्कोहल एंड वाटर है, और किस अनुपात में है? 7:3 में है। टोटल है 60 लीटर, 7 हिस्सा अल्कोहल है, 3 हिस्सा पानी है, तो 7 3 10 हिस्से हो गए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 10 यूनिट बराबर है 60 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर होगा हमारा 6 लीटर। 1 यूनिट 6 लीटर है, तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, ये 42 लीटर, और 3 यूनिट 3 छक्के 18 लीटर हो जाएगा। अब क्या प्रश्न कह रहा है? देखो तो किसको बढ़ाने घटाने की बात कर रहा है? नया अनुपात 3:2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। फिर से पानी को बढ़ाने की बात किया है, फिर से वाटर को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमने x लीटर पानी बढ़ा दिया, तो सिर्फ पानी को बढ़ाने की बात हो रही है, अल्कोहल के लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो ये रहा अल्कोहल, ये रहा वाटर, और नया रेशियो बनाना है 3:2 का। तो आइए सॉल्व करते हैं। अल्कोहल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, अल्कोहल 42 लीटर था, तो अल्कोहल 42 लीटर रहेगा। पानी बढ़ाने की बात हो रही है, तो पानी 18 लीटर था, मान लेते हैं x लीटर बढ़ गया, तो पानी हो जाएगा 18 प्लस x। अब ये बराबर कर देंगे, नया अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। तो ये रहा अल्कोहल और ये रहा वाटर। अब इसी को बस सॉल्व करना है हमें, तो कर लेते हैं भाई, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 3 एक बार में और ये 3 14 बार में। 14 दूनी हो जाएगा कितना? 28, बराबर में हो जाएगा 18 प्लस x, और यहां से x का मान निकालने पर कितना आ जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको 10 लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि ऊपर वाले क्वांटिटी को इंक्रीज करने की बात किया, अभी वाले में देखा नीचे वाले क्वांटिटी को इंक्रीज करने की बात किया। ठीक है, तो जिसमें छेड़छाड़ नहीं हो रहा है उसकी क्वांटिटी को हम कुछ भी नहीं करेंगे भाई। देखा जाए तो कितना लीटर पानी बढ़ा रहा है? 10 लीटर। यानी अब ओवरऑल मिक्सचर 60 लीटर पहले था, ये हो जाएगा कितना? 70 लीटर, जिसमें से अल्कोहल उतना ही रहेगा, और ये वाटर हो जाएगा अब 28 लीटर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? 50 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है। नया अनुपात 3:2 बनाने के लिए कितना अल्कोहल निकाल कर पानी से बदलना होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण है। इनिशियली आपके पास 50 लीटर है, और वो 50 लीटर अल्कोहल और पानी से है, अल्कोहल और पानी से है, और उसका अनुपात 4:1 है। 4:1 का मतलब 4 हिस्सा अल्कोहल, 1 हिस्सा पानी, तो टोटल हिस्से हो गए 5। 5 हिस्से का कुल वैल्यू है कितना? 50 लीटर। तो 5 यूनिट बराबर 50 लीटर, यानी 1 यूनिट बराबर 10 लीटर।
एक यूनिट 10 लीटर है तो 4 लीटर हो जाएगा कितना, 40 लीटर, और एक यूनिट हो जाएगा कितना हमारा, 10 लीटर। अब कह रहा है कि नया अनुपात 3:2 बनाने के लिए, यानी अल्कोहल और वाटर कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। नया अनुपात 3:2 बनाने के लिए कितना अल्कोहल निकालकर पानी से बदला जाए। यानी क्या कर रहे हो आप, जितना अल्कोहल निकाल रहे हो उतना ही आप उसमें पानी ऐड कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितना अल्कोहल निकालोगे उतना ही पानी डालोगे। इसका मतलब ये 50 लीटर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, यानी कि यहां पर 50 लीटर का 50 लीटर ही रहेगा। और इस 50 लीटर में अल्कोहल 3 हिस्सा होना चाहिए, पानी 2 हिस्सा होना चाहिए, यानी 3 2 5 हिस्सा हो जाएगा। 5 हिस्सा फिर से 50 के बराबर हो गया, यानी एक हिस्सा 10 के बराबर हो गया। अल्कोहल हो जाएगा 30 और पानी हो जाएगा आपका 20। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहले अल्कोहल था 40 लीटर, अब हो गया है कितना, 30 लीटर। और यहाँ पर पहले पानी था 10 लीटर, अब पानी हो गया है 20 लीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 लीटर अल्कोहल निकालकर 10 लीटर पानी भरा गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? देखिएगा, the average weight of 3 persons A, B, C is 72. Ratio of weights is 3:4:5. Find the weight of C. 3 लोगों के वजन का अनुपात दिया हुआ है A, B और C, और वजन का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि A है 3x kg, B है 4x kg और C है 5x kg। और साथ ही साथ आपको कह रहा है कि A, B और C के वजन का आपको औसत दिया हुआ है। औसत का मतलब कि A का वजन प्लस B का वजन प्लस C का वजन डिवाइड बाय 3, औसत निकालने के लिए डिवाइड बाय 3, ये बराबर है 72 के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 3 × 72 करने पर आ जाएगा 216। और यहाँ से फिर मैं A, B और C की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 216। और सॉल्व करने पर 3 4 7 5 12x बराबर 216। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि निकल करके आएगा कितना, 16। और अगर x की वैल्यू 16 आई, हमको बताना है c का वजन। c का वजन है 5x, 5x का मतलब हो जाएगा 5 × 16, दैट इज 80 kg, 80 किलो। तो c कितने किलो का है, तो 80 किलो का है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी के वेतन का अनुपात 7:9:13 है। यदि सी का वेतन 6500 है तो ए बी और सी के वेतन का योग क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको कह रहा है ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन, अनुपात है 7:9:13। साथ ही साथ कह दिया है कि सी का वेतन 6500 है। सी का वेतन 6500 है का मतलब इस 13 यूनिट का मान कितना है, 6500। हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ए के पास है 7 हिस्सा, बी के पास है 9 हिस्सा, सी के पास है 13 हिस्सा। तो टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे, तो 7 और 9 16, 16 और 13 हो जाएगा कितना हिस्सा, 29 हिस्सा। हमें इसी 29 का मान बताना है। यदि 13 हिस्से का मान कितना है, 6500, अगर 13 हिस्से 6500 के बराबर है तो 29 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 6500/13। एक हिस्सा 6500/13 और 29 हिस्से के लिए 29 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा आपका 5 बार में और 0 बार में। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 145,000 लगा दीजिए, तो 14,500 रुपये जो है वो तीनों का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सी का हिस्सा दिया था, उसकी मदद से हमने ए बी और सी का टोटल हिस्सा कितना होगा वो निकाल लिया। यहाँ पर चाहे
तो वो आपसे हिस्सों का अंतर भी पूछ सकता है कि बताओ ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है। तो ए और बी के हिस्से का अंतर अगर आप देखोगे तो बी है 9 हिस्सा, ए है 7 हिस्सा, तो अंतर हो जाएगा हमारा 2 हिस्सा। तो 2 हिस्से का वैल्यू बता देंगे, 2 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6500 बटे 13 गुणित 2 कर दीजिएगा। ये एक बार में, ये 500 बार में, 500 गुणित 2 आ जाएगा हमारे पास 1000। यानी कि ए और बी के वेतन का अगर आप अंतर देखेंगे तो 1000 रुपए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स बी रेशियो सी देन द सीक्वेंस इज। यदि ए रेशियो बी इक्वल्स बी रेशियो सी है तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो इसी रेशियो को हम कहते हैं, देखो ये अगर देखा जाए तो एक्चुअली में तो ये प्रोपोर्शनेट है। कहने का मतलब ए रेशियो बी इज एज बी रेशियो सी। यहाँ पर ए बी सी प्रपोर्शन में है और ए बी सी प्रपोर्शन में तो है, बट इस प्रपोर्शन को क्या कहा जाता है, तो इस प्रपोर्शन को कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। याद रखिएगा इस प्रपोर्शन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। और कंटिन्यूअस प्रपोर्शन पहचानते कैसे हैं कि पहला रेशियो जहां पर एंड हो रहा है, पहला रेशियो एंड हो रहा है हमारा किस पर, बी पर, और दूसरा रेशियो अगर उसी से चालू हो रहा है, बी से ही चालू हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी एक कंटिन्यूअस प्रपोर्शन कहलाएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ए रेशियो बी था और बी पर एंड हुआ, अगला रेशियो बी से ही स्टार्ट हुआ, और अगर अगला रेशियो मान लेते हैं सी रेशियो डी होगा तो भी ये कंटिन्यूअस प्रपोर्शन में कहलाएगा। यानी जहां से एंड हो रहा है अगला रेशियो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे प्रपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए, हर पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स एक जैसे हैं। 6 पेपर है, सभी पेपर में मैक्सिमम मार्क्स सेम हैं। इन पेपर में उसके मार्क्स 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसने 60% नंबर हासिल किए। उसने कितने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के 60% से कम नंबर लाए हैं। ध्यान दीजिए, टोटल कितने पेपर हो रहे हैं, 6 पेपर हो रहे हैं। 6 पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसा है, एक जैसा है। तो मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ वन पेपर, एक पेपर का मैक्सिमम मार्क्स में मान लेता हूं कितना है, 100 अंक है। तो अगर एक पेपर का मैक्सिमम 100 है तो बाकी सबका भी 100 होगा। यानी 6 पेपरों का कितना हो जाएगा, तो 6 मैक्सिमम मार्क्स फॉर 6 पेपर्स, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम मार्क्स फॉर 6 पेपर्स, ये हो जाएगा मेरा 6 into 100 दैट इज 600। और आउट ऑफ 600 ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स में से अगर आप ध्यान देंगे तो आगे जाकर ये बता रहा है कि कुल मिलाकर उसने 60% नंबर हासिल किए। तो उसको टोटल कितना मार्क्स मिला, उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, तो 600 का 60%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 60% ऑफ 600 विच विल कम आउट टू बी 6 6 36, यानी उसे 360 अंक मिले। अब ये जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में टोटल उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 360। साथ ही साथ एक चीज और बताया है कि 6 सब्जेक्ट के मार्क्स का रेशियो क्या है। तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स का रेशियो है 5 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 10। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एक सब्जेक्ट में उसको मिला है 5x, दूसरे में मिला है उसको 6x, इसमें मिला है 7x, यहाँ मिला है 8x, यहाँ मिला है 9x और यहाँ पर मिला है 10x। और इस तरीके से इसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो हो जाएंगे 5x 6x 7x 8x 9x और 10x। और अगर टोटल मार्क्स का जो भी इसको मार्क्स मिले हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स को अगर हम जोड़ दें तो यही बराबर होगा हमारा 360 के। तो आइए जोड़ देते हैं। तो 5 6 11, 11 7 18, 26 35, 35 और 10 हो जाएगा कितना, 45x। 45x बराबर 360, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ठीक, 8 आएगा।
तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स भी निकाल लेते हैं। x बराबर 8 आया तो इसमें उसको कितने नंबर मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 नंबर, 6 8 जा 48, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80 मार्क्स मिले। तो ये रहे उसके मार्क्स, 6 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कितने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के 60% से कम नंबर लाए। मैक्सिमम मार्क्स के 60% से कम, मैक्सिमम मार्क्स एक पेपर का है 100 और उसका 60% यानी कितना हो गया 60। तो कितने पेपर में 60 से कम मार्क्स लाए हैं, तो देखिए एक पेपर 60 से कम, दो पेपर 60 से कम, ये रहा तीसरा पेपर 60 से कम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट में उसने मैक्सिमम मार्क्स के 60 मार्क्स से कम नंबर लाए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है, एक नए वैरायटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक पोस्ट के लिए 120 एप्लीकेशन में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा संख्या का अनुपात क्या है। टोटल एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो टोटल एप्लीकेशन है कितने लोगों का, 120 लोगों का। 120 लोगों में से कह रहा है 70 पुरुष हैं, मेन। तो टोटल मेन कितने हैं, 70 पुरुष है। अब भाई 120 एप्लीकेशन में अगर 70 पुरुष हैं तो सीधी सी बात है ना, बचे हुए कौन हैं, तो 70 और 120 का अंतर कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 कौन है, महिलाएं होंगी। ठीक, अब कह रहा है 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ये 120 एप्लीकेशन में से 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल है, और कुछ लोग होंगे जिनके पास डीएल नहीं होगा। तो कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब अगर 120 में से 80 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 40 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा संख्या का अनुपात क्या होगा। कम से कम का अनुपात ज्यादा से ज्यादा से क्या होगा, ये हमको बताना है। देखो ज्यादा से ज्यादा में तो दिक्कत नहीं है आपके साथ, ज्यादा से ज्यादा मतलब सभी के पास लाइसेंस हो, सभी के पास लाइसेंस हो। तो हमें अनुपात निकालना है मिनिमम टू मैक्सिमम का। ध्यान दीजिए, मिनिमम टू मैक्सिमम का अनुपात निकालना है। मैक्सिमम के लिए आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। मैक्सिमम का मतलब भाई सभी पुरुषों को आप लाइसेंस दे दो, 70 पुरुष हैं, सबको लाइसेंस दे दिया, 70 के पास लाइसेंस आ गया, और 70 के पास लाइसेंस आ गया तो उससे ज्यादा तो पुरुष है नहीं ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 70 हो सकता है। बट मिनिमम के लिए समझिए, मिनिमम कितना होगा, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मिनिमम में ना 0 कर दें। 0 करने से काम नहीं होगा बाबू, समझना। क्योंकि देखो ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है, 80 लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है। इस 80 में से काम करते हैं हम, पूरी की पूरी पहले महिलाओं को लाइसेंस दे देते हैं। तो 80 में से हमने 50 महिलाओं को लाइसेंस दे दिया, तो ड्राइविंग लाइसेंस कितना बचा, अब ड्राइविंग लाइसेंस बचेगा मात्र 30। और वो 30 होंगे कौन, महिलाएं तो काउंट हो चुकी हैं, अब बचा कौन, तो अब केवल पुरुष बचेंगे। तो 80 में से 50 महिलाएं हो गई, तो बचे कितने, 30। अब मात्र 30 पुरुषों के पास ही हो सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे पुरुषों की संख्या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और मिनिमम हो वो होगा 30 और मैक्सिमम तो 70 होगा। तो ये रहा हमारा अनुपात। अनुपात बना लीजिए तो 3:7 हमारा आंसर बन जाएगा, 3:7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द रेशियो ऑफ 2-digit natural number to a number formed by reversing its digit is 4:7. The number of such pairs is, 2-digit नंबर है, मान लेते हैं 2-digit नंबर है। जैसे कि एक एग्जांपल समझना भाई, 2-digit नंबर लेट से मैं ले लेता हूं 36। 36 एक 2-digit नंबर है, तो मैं 36 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 10 30 और प्लस 6 × 1, इस तरीके से। तभी तो हम कहते हैं कि 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे क्यों है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यूनिट से हो रहा है, 1 से हो रहा है।
3 को हम कहते हैं टेंस प्लेस में है। क्यों टेंस प्लेस में है? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 10 से। तो 36 में ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरा नंबर है एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई को क्या लिख सकता हूं कि एक्स है मेरा टेंस प्लेस में, यानी एक्स का मल्टीप्लाई होगा किससे? 10 से, प्लस y है मेरा यूनिट्स प्लेस पे, तो y का मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 से। तो अब अगर हम ये समझ गए हैं तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक नेचुरल संख्या और उसके अंकों से उल्टी बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। यानी कि मेरा नंबर अगर xy है और उल्टी अंकों से बनी संख्या यानी yx हो जाएगा, इसका अनुपात 4:7 है। ऐसा ये कह रहा है। तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं? देखो गलती से भी इसको काट मत देना भाई, एक्स एक्स वाई वाई देखा काट दिया, काटोगे तो गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये x इंटू वाई नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? तो इसे मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई के रूप में, और yx को लिख सकता हूं 10y प्लस x के रूप में, इक्वल टू 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 10 हो जाएगा 70x प्लस 7y इक्वल्स टू 40y प्लस 4x के रूप में, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं। तो रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा आपका 66x इक्वल टू 33y, और यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये एक बार में और ये 2 बार में। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x अपॉन y विल कम आउट टू बी 1/2, ऐसा कह सकता हूं मैं। देखो 2x इक्वल टू y हुआ ना, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा? x अपॉन y हो जाएगा मेरा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, या फिर यहां से भी मैं कह सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x का 2 गुना हो जाएगा। अब देखो ऐसे जोड़ों की संख्या क्या है? ऐसे जोड़ों की संख्या क्या है? तो निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास x और y के बीच में रिलेशन आ गया कि y क्या होगा? x का डबल होगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा x है 1, x है मेरा 1, तो y इसका डबल यानी 2, तो नंबर हो गया मेरा 12। फिर मैं कह सकता हूं कि x2 हो गया तो y 4 हो जाएगा, x3 हो गया तो ये 6 हो जाएगा। डबल करते जाइए बस, x और y में रिलेशन किसका है? डबल का है, तो डबल कर रहे हैं। ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8। तो अब बोलोगे आप सर 5 रख दे, तो 5 रखोगे तो इधर 10 हो जाएगा ना, और 10 तो सिंगल डिजिट नंबर है नहीं, तो हमारा आंसर होगा 12, 24, 36 एंड 48। कितने जोड़े संभव हैं? मात्र 4 जोड़े संभव हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। एक्स और वाई की महीने की इनकम 4:3 के रेशियो में है और उनके महीने का खर्च 3:2 के रेशियो में है, लेकिन हर कोई हर महीने 6,000 रुपये बचाता है। उनकी कुल महीने की इनकम क्या है? देखो यहां पर आपको दिया हुआ है इनकम, ठीक, किसका किसका? एक्स और वाई का, और आपको क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर, एक्स और वाई का। और हम जानते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने पर क्या आता है? सेविंग्स आता है। ठीक, तो एक्स और वाई का इनकम कितना दिया हुआ है? तो 4:3। चलो मैं मान लेते हैं, मैं इसको 4a और इसको 3a लिख लेता हूं। 4:3 है ना, तो मैं x के इनकम को 4a और y के इनकम को 3a लिख लेता हूं। एक्सपेंडिचर दिया है 3:2, इसमें एक्सपेंडिचर दिया है तो मैं इसको 3b और इसके एक्सपेंडिचर को 2b लिख लेता हूं। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो x कितना बचा रहा है? 6,000 रुपए। y कितना बचा रहा है? ये भी 6,000 रुपए बचा रहा है। तो इस तरीके से अब मैं कह सकता हूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स, यानी कि 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 6,000 रुपए, और यहां से 3a माइनस 2b इक्वल टू 6,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। और अब 2 इक्वेशन 2 अननोन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई? कोई भी एक वेरिएबल को सेम बना लो, जैसे कि हम ये b को सेम बना लेते हैं।
तो क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 8a माइनस 6b इक्वल्स टू 12,000, और यहाँ पर हो जाएगा 9a माइनस 6b इक्वल्स टू 18,000। और अब क्या करेंगे आप, इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8a माइनस 9a से माइनस a आएगा, और यहाँ से माइनस 6,000 आएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6,000। और हमको क्या पूछा है, उनकी कुल महीने की इनकम क्या है, तो a का वैल्यू आया 6,000, कुल महीने की इनकम हो जाएगा 4 3 7, तो 4 3 7 यूनिट हो जाएगा, एक यूनिट है 6,000, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 6,000 कर दीजिए, 7 छक्के 42,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को देख लीजिए। देखा जाए तो यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। Seats for mathematics, physics, biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? देखिएगा, एक स्कूल है जहां पर मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की सीटें जो है उनका रेशियो आपको दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7:8। किसका किसका, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और कह रहा है कि इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ है। तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, रेशियो हमको बताता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। रेशियो हमें क्या बताता है कि एक के इतना होने पर दूसरा कितना होगा, एक के 5 होने पर दूसरा 7 होगा, तीसरा 8 होगा, 50, 70, 80। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 50 नहीं, मैं इसको 500 ले लेता हूं, ये 500 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 700, तो ये कितना हो जाएगा, 800। देखो, मैंने ऐसा वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि अब हमें परसेंटेज निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा, परसेंटेज निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जिसमें 500 है, जिसमें 500 है यानी मैथ्स, और मैथ्स में आप कितना बढ़ा रहे हो, 40% बढ़ा रहे हो, तो 40% बढ़ा देते हैं। तो 40% बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 500 का 10% होता है 50, 40% का मतलब 4 गुना, यानी आप बढ़ाने वाले हो कितने सीट, 200 सीट। यहां पर आ जाते हैं, 50% बढ़ाना है। देखो 700 का 50% कितना हो जाएगा, 350, तो यहां पर हमको 350 बढ़ाना है। यहां पर कितना बढ़ाना है, 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, तो ये हो जाएगा कितना, 600 सीट बढ़ाना है। तो अब बढ़ाने के पश्चात कुल सीटें कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 1050, ये हो जाएगा 1400, ऐसा होगा। अब यहां से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, काट दीजिए। और काट सकते हो क्या, बिल्कुल 35 2 बार में, 35 3 बार में और 35 4 बार में। तो यहां से हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2:3:4। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार का कोई सा वैल्यू लेना है जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, देखो बनने को तो ये 5, 7, 8 से भी बन सकता है, लेकिन वहां पर फिर वो डेसिमल वगैरह का लफड़ा आएगा और कैलकुलेशन के मिस्टेक होने के चांसेस, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, एक सूटेबल अमाउंट लिया जिसमें हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। 500 का 40% आप इजीली निकाल सकते हो, 700 का 50% आप इजीली निकाल सकते हो, 800 का 75% इजीली निकाल सकते हो। और इस तरीके से हमने सॉल्व करके फिर हमारा आंसर लेकर के आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ध्यान देना। बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं 7, बॉयज हैं कितने में, 7:8, यही दिया ना। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स हैं आपका 7:8। मैं कहता हूं बॉयज हो गए, मान लेते हैं 70, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 80। इसमें इंक्रीज करना है, दोनों में इंक्रीज करना है। 10% बढ़ रहे हैं कौन, लड़कियां, और 20% बढ़ रहे हैं कौन, लड़के। तो 20% निकालो 70 का, 70 का 20%, पहले आप 10 निकालिए, 70 का 10% होगा 7,
तो डबल कर दो, 14, ये बन गया 20%, तो 14 बढ़ाना है। 80, 80 का 10% 8, तो 8 बढ़ाना है। बढ़ाने के पश्चात लड़के हो गए 84 और लड़कियां हो गई 88। अब देखो अनुपात क्या हुआ, तो अब अनुपात हो गया हमारा 84 रेशियो 88 का, जिसे हम कैंसल आउट करेंगे तो ये 21 बार में और ये 22 बार में, तो लड़के तथा लड़कियों का रेशियो हो जाएगा 21 अनुपात 22 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राहुल के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने के सिक्के, तो 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, 3 प्रकार के सिक्के हैं। और अनुपात भी दिया है। अनुपात का मतलब अगर ये 12 सिक्का है, 10 सिक्का और ये हो जाएगा 7 सिक्का, ये अनुपात के रूप में दिया है। ठीक, तो उसके पास मौजूद सिक्कों की कुल कीमत 112.5 है। राहुल के पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। मैं कहता हूं भाई, मान लेता हूं, माना कि राहुल के पास जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो हैं 12x, इसके पास हैं 10x और इसके पास हो गए 7x। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 12x, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 10x और 25 पैसे का हो गया 7x। अब भाई इतने सिक्के हैं, इतने सिक्के हैं, ये इसकी कीमत नहीं है, ये इसका नंबर है। कितने सिक्के हैं, तो 12x सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10x सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 7x। लेकिन अगर मैं पूछूं कीमत क्या होगी, तो देखो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू कीमत क्या होगी। अब भाई 1 रुपए की कीमत क्या होती है, 1 ही रुपए तो होता है। कहने का मतलब अगर आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितना रुपए आपके पास, 10 रुपए। 100 सिक्के हैं तो 100 रुपए, यानी जितने सिक्के हैं उतना ही कीमत होता है 1 रुपए के लिए। तो कितनी कीमत है, 12x। यहीं पर अगर आप बात करोगे 50 पैसे की, तो 50 पैसे की कीमत हम जानते हैं वो आधा रुपए के बराबर होता है। कहने का मतलब 2 50 पैसा 1 रुपए, 10 50 पैसे 5 रुपए, 100 50 पैसे 50 रुपए। कहने का मतलब जितने भी सिक्के होते हैं उसका आधा उसका कीमत होता है। तो 10x का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और आते हैं अब 25 पैसे में। हम जानते हैं कि 4 25 पैसों की कीमत 1 रुपए के बराबर होती है। तो 4 25 पैसे 1 रुपए, 40 25 पैसे 10 रुपए, 425 पैसे 100 रुपए, यानी जितने भी उनकी संख्या होती है अपॉन 4 बटे 4 कर दीजिए, वो उसकी कीमत होती है। और इन्हीं तीनों की कीमत, इन्हीं तीनों की कुल कीमत हमें प्रश्न बता रहा है कि 112.5 है, 112.5 है, ऐसा हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं 12x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 4, 112.5 ऐसा होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, तो इस 4 को वहां भेजते हैं, भेजने से पहले इधर मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 12 हो जाएगा 48x, 4 5 20x, 7x इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 450। इधर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 75x इक्वल टू 450। इसको कटम कुटाई मचा दो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 3 बार में, ये हो जाएगा 25 1 बार में और 25 8 बार में, 3 1 बार में और ये 6 बार में। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। और अगर x इक्वल टू 6 आया, हमको पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या किसका, 25 पैसे का, तो 7x आ रहा है। 7x का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 दैट इज 42। करेक्ट आंसर होगा हमारा 42 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कि ये सिक्के वाले क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो दिया है रेशियो से, हमेशा उसका हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, और फिर कीमत हमें सिक्का देखकर डिसाइड करना है। 1 रुपए के जितने भी सिक्के उतनी उसकी कीमत, 50 पैसे के जितने भी सिक्के आधी उसकी कीमत, और 25 पैसे के जितने भी सिक्के 1/4 उसकी कीमत होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन आर 42, 36 एंड 35।
फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात। समान अनुपात जिसे कहते हैं हम लोग, समान अनुपात। दो रेशियोज जब सेम होते हैं, तो दो रेशियो जब सेम होते हैं, कहने का मतलब ए रेशियो बी इज एज सी रेशियो डी, तो हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन में है। अब यहां पर कह रहा है कि ए की वैल्यू है कितनी 42, बी की वैल्यू है कितनी 36 और सी की वैल्यू है कितनी 35। तो हमें क्या निकालना है? फोर्थ टर्म दैट इज डी निकालना है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? तो ये हो जाएगा आपका 42 अपॉन 36, इज एज के जगह हम क्या लगा देंगे? इक्वल्स टू 35 बाय डी, ये कर देंगे। और यहां से हम क्या करेंगे? कैंसल आउट कर दीजिए। ये 6 बार में, ये 6 7 बार में, 7 एक बार में और ये 5 बार में। तो यहां से डी का वैल्यू आ जाएगा 6 पंचे 30 बराबर। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 30। चौथा टर्म है इस सीरीज का 30। तो ध्यान दीजिएगा, प्रपोर्शन कहता है मतलब इसको लागू करना है। और इसमें चौथा टर्म आपको गायब था। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म हमको निकालना था। तो चौथा टर्म की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसके जैसा एक क्वेश्चन किया है, हालांकि फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बाय बी रेशियो 3/2 दिया हुआ है, तो हमको बोल रहा है 5a निकालो अपॉन 3a प्लस 4b। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर a रेशियो b दिया है, कुछ मत करिए, a का वैल्यू 3 रख दो, b का वैल्यू 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। रखने पर 5a का वैल्यू 3 रखो, b का वैल्यू 2 रखो। फिर से 3 इंटू ए का वैल्यू 3 रखो, b का वैल्यू 2 रखो और सॉल्व कर दो। 5 3 15 धन 4, तो ये 15 धन 4 हो जाएगा। नीचे 3 3 9 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 4 दैट इज 19 और 9 प्लस 8 दैट इज 17। तो हमारा रेशियो आएगा 19:17। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर निकल गया, ये, और यहां पर तो क्वेश्चन में वो डायरेक्टली दिया है कि ए रेशियो बी क्या है। कभी कभी क्या करता है, वो ए रेशियो बी हमको देता नहीं है, एक और इक्वेशन दे चुका होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, उस इक्वेशन से हम ए रेशियो बी निकालते हैं और फिर जो भी इक्वेशन हमको पूछ रहा है, हम उसमें डायरेक्ट ए और बी के वैल्यू को डालते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। If the incomes of Arun and Varun are in the ratio 5:7, expenditure are in the ratio 3:4, find the ratio of their savings। हमको क्या करना है? सेविंग्स का रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिए, अरुण और वरुण की इनकम का रेशियो हमको दिया हुआ है 5:7। तो मैं कह सकता हूं भाई कि अरुण का इनकम हो जाएगा 5x, ये इनकम की बात कर रहा हूं ना, इनकम। और दूसरा नाम कौन है? वरुण। वरुण का इनकम कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ठीक। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 3:4। तो मैं इसका एक्सपेंडिचर को ले लेता हूं 3y और इसके एक्सपेंडिचर को ले लूंगा मैं 4y। तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, हम जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही क्या होता है? सेविंग्स होता है। क्या होता है? सेविंग्स होता है। तो यहां से इनकम 5x माइनस 3y, यहां पर क्या हो जाएगा? 7x माइनस 4y, ऐसा हो जाएगा। अगर अरुण और वरुण की इनकम 5:7 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? तो बचत का अनुपात ये हो जाएगा भाई, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y अपॉन 7x माइनस 4y। देखा जाए तो इक्वेशन में दो अननोन है, x और y, जिसकी वैल्यू हमको कहीं से भी निकल करके आने वाला नहीं है। तो ये हमेशा दो अननोन में फंसा रहेगा, इसका कोई भी क्लियर कट आंसर निकल करके आएगा नहीं। तो हम कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। The number of employees in the company is reduced in the ratio 3:2 and the salary of each employee is increased in the ratio 4:5. By doing so, the company saves 12,000. So find the initial expenditure of the company on salary। कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हुए हैं 3:2 में। कहने का मतलब पहले अगर 3 लोग थे तो अब कितने हो गए? 2 लोग। और सैलरी इंक्रीज किया है
4:5 में, यानी पहले सैलरी अगर थी 4 तो अब सैलरी हो गई है 5। ध्यान से समझना भाई, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आने वाला है कि भाई रेशियो के मामले में जब इंक्रीज और डिक्रीज देता है तो हमको क्या करना होता है। तो 3:2 का मतलब है पहले 3 था अब 2 हो गया, और 4:5 का मतलब है कि पहले 4 था अब 5 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मान लेते हैं कि एम्प्लॉय के लिए मैं ई वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, और सैलरी के लिए मैं एस वर्ड यूज कर रहा हूं। तो एम्प्लॉय के लिए ई वर्ड और सैलरी के लिए एस वर्ड। तो भाई कितने एम्प्लॉय थे, तो पहले थे 3 एम्प्लॉय, ठीक, और अब कितने हो गए 2 एम्प्लॉय। ऐसा कर लेता हूं मैं। सैलरी, पहले सैलरी में ले लेता हूं 4s, पहले 4s था, अब सैलरी हो गया कितना 5s। तो देखा जाए तो कंपनी का शुरुआत में खर्चा कितना हो रहा था, जितने एम्प्लॉय हैं गुणित उनका सैलरी, यही तो कंपनी का खर्चा होगा। तो 12 3 4 जा 12 ES कंपनी का खर्चा हो रहा था। फिर अब क्योंकि एम्प्लॉय कम हो गए तो 2E और सैलरी बढ़ गई 5s, तो अब कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है, तो 2 5 जा 10 ES इतना खर्चा हो रहा है। तो देखा जाए तो पहले कंपनी खर्चा कर रही थी 12 ES, अब खर्चा कर रही है 10 ES। तो देखा जाए तो खर्चा कम हुआ ना, कितना कम हुआ, तो ऐसा करने में कंपनी 12,000 रुपए बचा रही है। कितना बचा रही है, 12,000 रुपए बचा रही है। तो भाई सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि 12 ES माइनस 10 ES इक्वल्स टू 12,000 होगा। सॉल्व करने पर 2 ES बराबर 12,000 होगा, और यहां से ES का मान आ जाएगा कितना 6,000, और ES का मान अगर 6,000 आया तो हमको बोल रहा है तो सैलरी पर कंपनी का शुरुआती खर्च पता करें। शुरुआती खर्च तो मेरा 12 ES था ना, हमारे पास एक ES का वैल्यू 6,000 आया है, तो आप 12 ES निकाल लें। 12 ES हो जाएगा 12 इंटू 6,000 विच विल कम आउट टू बी 72,000। 72,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी 72,000। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशियो एक्स वाई जेड इन द रेशियो 1/2, 3/4 और 5/6। ये इस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। देखो सबसे पहले तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में मत रखा करो, इसको क्या कर दो आप, फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या बताया मैंने आपको, तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, सभी को 48 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सभी को 48 से मल्टीप्लाई करो, फिर से ध्यान देना ना, 2 4 6 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 को पकड़ो और सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 इंटू 48, 3/4 इंटू 48, 5/6 इंटू 48। देखो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, ये एक बार में, ये 24 बार में, ये एक बार में, ये 12 बार में, ये एक बार में, ये 8 बार में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 रेशियो 36 रेशियो 5 8 जा 40। कैंसल आउट हो रहा है क्या और कुछ, बिल्कुल हो रहा है भाई। 4 से काट दो, ये 4 6 बार में, 4 9 बार में, 4 10 बार में। ठीक, तो x 6 यूनिट, y 9 यूनिट और z 10 यूनिट। अब रेशियो से देखकर मैं बता सकता हूँ किसको सबसे ज्यादा मिल रहा, तो सबसे ज्यादा शेयर यानी अधिकतम शेयर z को मिल रहे हैं, और न्यूनतम शेयर सबसे कम जो है किसको मिल रहे हैं, 6 यूनिट x को मिल रहे हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम शेयर के बीच का अंतर क्या है, तो अधिकतम और न्यूनतम शेयर के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट है। लेकिन ये 4 यूनिट किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए 2500 की राशि है, राशि को एक्स वाई जेड में बांटा है ना, तो 6 यूनिट इसको दिया, 9 यूनिट इसको दिया, 10 यूनिट इसको दिया, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, तो 6 और 9 15, 15 और 10 25 यूनिट। तो 25 यूनिट किसके बराबर होगा, टोटल आपका 2500 के बराबर होगा। यानी एक का मान कितना हो गया, 100 हो गया। हमको निकालना था 4 का मान, 4 का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 2 शर्ट और 3 जीन्स का कॉस्ट प्राइस 2200 है।
दो जीन्स और 4 शर्ट का कॉस्ट प्राइस 2400 है। जीन्स और शर्ट के कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो पता करें। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है शर्ट की और जीन्स की। ये है शर्ट और ये है जीन्स। तो दो शर्ट 2S और 3 जीन्स 3J, इसकी कुल कीमत 2200 रुपए। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि 2S प्लस 3J इक्वल्स टू 2200 रुपए। ठीक बात है। प्रश्न को आगे पढ़ें। दो जीन्स यानी 2J और 4 शर्ट यानी 4S, इसकी कुल कीमत कह रहा है 2400 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि कितने शर्ट हैं 4S प्लस कितने जीन्स हैं 2 जीन्स इक्वल टू हो जाएगा 2400। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन आ चुका है जिसे आप सॉल्व करना जानते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय बस 2 कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर ये हो जाएगा कितना 4S प्लस 6J इक्वल टू 4400। और अब इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, माइनस 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 लगा दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -4J इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 2000। तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, J इक्वल टू हो जाएगा कितना 500। जीन्स की कीमत कितनी आ गई 500। तो एक जीन्स है 500 का, और अगर एक जीन्स 500 का है तो यहाँ से बहुत इजीली आप शर्ट की कीमत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक जीन्स 500 का तो 3 जीन्स हो जाएगा 1500 का, 1500 वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 700। दो शर्ट 700 का है, एक शर्ट 350 का हो जाएगा। और अब अगर आप ध्यान दें तो आपके पास जीन्स भी आ चुका, आपके पास शर्ट भी आ चुका, और हमको पूछ रहा है जीन्स और शर्ट का कॉस्ट प्राइस का रेशियो। जीन्स और शर्ट यानी 500 बटे 350। 0 से 0 खत्म करिए, 5 10 बार में और 5 7 बार में, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 10:7 का। तो इस तरीके से दो इक्वेशन, दो अननोन वाला एक केस था, हमने बहुत इजीली आंसर बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst A, B, C, D in the proportion 5, 2, 4, 3. If C gets 1000 rupees more than D, what is the share of B? तो देखिएगा हमको क्या कह रहा है कि A, B, C and D 5, 2, 4 and 3 ये दिया है। तो मैं यहां से कह सकता हूं भाई A का हिस्सा 5x, B का हिस्सा 2x, C का हिस्सा 4x, D का हिस्सा 3x। और कह रहा है कि C को D से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। C को D से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, दिख भी रहा है। C को मिल रहा है 4x और D को मिल रहा है 3x, तो कितना ज्यादा मिल रहा है? x ज्यादा मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है इसी x, C को D से 1000 ज्यादा मिलते हैं, यानी x का मतलब x का मान हो जाएगा कितना 1000। और अगर x का मान 1000 है तो b का हिस्सा क्या होगा? b का हिस्सा देखा जाए तो 2x है, तो b का हिस्सा हो जाएगा 2x यानी 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ए को इंग्लिश में साइंस से दुगने मार्क्स मिले। इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में उसके कुल मार्क्स 180 हैं। अगर इंग्लिश और मैथ में उसके मार्क्स का रेशियो 2:3 है तो साइंस में उसके मार्क्स क्या हैं? साइंस में कितने नंबर आए, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए को इंग्लिश में साइंस से दुगने मार्क्स मिले। इंग्लिश के लिए मैं ई लिख लेता हूं और साइंस के लिए मैं एस लिख लेता हूं। तो इंग्लिश में साइंस से 2 गुना मार्क्स, साइंस से 2 गुना मार्क्स ये हो गया। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं कि E अपॉन एस इक्वल्स टू 2/1, यानी कि E रेशियो S बराबर 2:1, ये कर लेता हूं। एक बात और कह रहा है कि अगर इंग्लिश और मैथ में उसके मार्क्स का रेशियो 2:3 है, इंग्लिश और मैथ में उसके मार्क्स का रेशियो 2:3 है, यानी मैं यहां से क्या कर सकता हूं भाई? तो देखो यहां से ना मैं मैथ रेशियो इंग्लिश कर लेता हूं, ये हो जाएगा 3:2। उल्टा कर दो, E बाई एम था तो M/E कर दिया मैंने, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब यहां से हम रेशियो को मर्ज करने का काम कर देते हैं, M, E और S, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ऐसा कर दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा भाई? M/E कितना है? 3:2 है।
ई रेशियो एस कितना है 2:1 है। और अब यहां पर लिख दो 2, यहां पर लिख दो 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, और कैंसल आउट हो रहेगा तो हो रहा है कैंसल आउट, काट दीजिए भाई, ये 2 3 बार में, 2 बार में और 1 बार में। तो देखो, तो साइंस में उसके मार्क्स क्या हैं, तो साइंस में उसके 1 यूनिट मार्क्स आ रहे हैं, सर्वाधिक मार्क्स उसके मैथ्स में आ रहे हैं। तो देखा जाए तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल मार्क्स उसको कितने मिल रहे हैं 6 यूनिट। और यही 6 यूनिट किसके बराबर होगा, तो दिया हुआ है 180 के बराबर। तो 6 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो 1 यूनिट हो जाएगा किसके बराबर, 30 के बराबर। यानी उसको साइंस में कितने अंक मिले हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नए क्वेश्चंस देखे हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, लेवल काफी साधारण रखा है क्योंकि बीते वर्षों में सीजीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साधारण से क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है। और मैंने इस साल उसका स्तर भी हमारे 30 कदम 2.0 में इसका स्तर साधारण ही रखा है। तो जिस टॉपिक से हमारे टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उससे टफ का प्रैक्टिस पूछे करेंगे, जिस टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे सिंपल क्वेश्चन के ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इसके थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं तो आप हमारे लास्ट ईयर के सीरीज में जाकर के हमारा टॉपिक नंबर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेगा। वहां पर मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही कुछ था, मिलेंगे अगले वीडियो में थर्ड टॉपिक में विच इज परसेंटेज। थैंक यू सो मच।